स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर रिवीजन क्लास। और आज हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। तो देखिए ये मेरे पास एक एटम है, ठीक है, और ये हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। फाइन। तो अगर मुझे ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसे बाहर निकालना है तो मुझे सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, है ना। थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड करी, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एनर्जी थी जो मैंने यूज करी मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इस एनर्जी को हम जानते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से। क्लियर है। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या बनी, वो एनर्जी जो कि हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए काम आती है फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है। तो क्या बनी, डेफिनेशन क्या बनेगी हमारे पास, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव the outermost electron from an isolated gaseous atom. क्लियर है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब देखो इस डेफिनेशन में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है दैट इज द आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्लियर है ये चीज। चलते हैं आगे। अब देखो सपोज मेरे पास है सोडियम है, ठीक है। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 281। ठीक है। अब मैंने इसको आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी मैंने इसको प्रोवाइड करी और एक इलेक्ट्रॉन निकला तो हमको क्या मिला, सोडियम +1, है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, 28। मैंने इसे आयनाइजेशन एनर्जी से सप्लाई करा और मेरा एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और मुझे मिला सोडियम +1। अब मुझे दोबारा से इसे आयनाइजेशन एनर्जी देनी है, ठीक है। दोबारा से जैसे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो दोबारा से आयनाइजेशन एनर्जी दूंगी मैं। तो ये जो मैंने आयनाइजेशन एनर्जी दी ना वो तो बन गई हमारी IE1, ठीक है। और जो दोबारा मैं इसको आयनाइजेशन एनर्जी दूंगी वो क्या बन जाएगी मेरी, IE2। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, पहली आयनाइजेशन एनर्जी जो दी वो होती है IE1, दूसरी जो दी वो होगी IE2। दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी दी तो हमारे पास क्या बना अब, Na+2 7, है ना। और ऐसे अगर सपोज मेरे को इसको एक और आयनाइजेशन एनर्जी देनी होगी तो वो क्या बन जाएगी मेरी, IE3 बन जाएगी वो मेरी। ठीक है। तो ऐसे हमारी IE1, IE2, IE3, IE4 होते जाते हैं। और ये जो हमारी होती है ना टोटल IE1, IE2, IE3, इन्हें हम कलेक्टिवली जानते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से हम इन्हें जानते हैं। तो अब आपके पास ना एक क्वेश्चन आ जाता है दैट वाई IE2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IE1। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपके पास ये आ जाता है काफ़ी बार। क्वेश्चन इज वाई IE2 इज ग्रेटर देन IE1। ठीक है, क्वेश्चन आ गया क्यों है ऐसा। तो देखो पहले मेरे पास सोडियम था 281, ठीक है। तो जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो था वो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स के लिए था। फाइन। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, आयनाइजेशन एनर्जी 1 दी और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 28 बचा। अब मेरे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे, है ना। पहले 11 थे, अब 10 बचे। लेकिन मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियस का जो चार्ज है, जो अट्रैक्शन है, वो तो उतनी है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो पहले ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पे उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था, अब कम इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन कम होगी तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा होगा हमारा, है ना, क्योंकि ज्यादा थे। जैसे सपोज मेरे पास 3 बच्चे हैं, ठीक है, उन 3 बच्चों को सपोज मैं आगे 3 बच्चे, जैसे हम एक रोप वाला गेम नहीं खेलते हैं कि एक रोप है, एक तरफ 3 बच्चे हैं, एक तरफ 3 बच्चे हैं, दोनों खींच रहे हैं, ठीक है। अब एक तरफ से एक बच्चा कम हो गया, एक तरफ 3 बचे, एक तरफ 2 बचे, तो जो 3 थे वो 2 को और ज्यादा खींच पाएंगे। सिमिलरली होता है हमारे पास इस केस में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास बढ़ जाता है जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है।
ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहले हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, सपोज सोडियम का एग्जांपल ले रहे हैं, पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, फिर हमारे पास 10 बच गए, ठीक है। तो यही चीज़ आप यहाँ पर भी बना लीजिएगा, ये आप यहाँ पर बना लीजिए, और इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास इसका आंसर बनेगा ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अब ऐसे ही देखो एक और क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, एक और क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक और लिख लीजिए यहाँ पर। एक और क्वेश्चन जो आपके पास आता है दैट why do we use isolated gaseous atom while calculating ionization energy। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी हम जब भी कैलकुलेट करते हैं हम आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों यूज़ करते हैं। अभी मैंने एग्जांपल में आपको बताया था ना आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो हम वो क्यों यूज़ करते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो देखो क्या उसका, इसके लिए क्या रीज़न होता है। हमारे पास एक एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉन के लिए हम आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे पास और भी एटम होंगे आसपास, तो हमारे पास अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा, नेबरिंग एटम्स का अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, जिसकी वजह से हमारी जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ा सकती है, बिगड़ सकती है कैलकुलेशन, क्योंकि हमको तो सिर्फ एक उसी पर्टिकुलर एटम का लेना है, लेकिन अगर नेबरिंग रिपल्शन अट्रैक्शन होगी तो और ज़्यादा हमारे पास मतलब डिफरेंस आ सकता है कैलकुलेशन में। तो ये रीज़न होता है कि हम आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों लेते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ड्यू टू नेबरिंग अट्रैक्शन एंड रिपल्शन एंड द एरर इन कैलकुलेशन, चेंजेस इन कैलकुलेशन, हमारे पास कैलकुलेशन बिगड़ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों लेते हैं। फाइन, तो अब हमारे पास आते हैं अगला, लिखिए हेडिंग डालिए, फैक्टर्स affecting ionization energy, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए या। अब देखो सबसे पहले हमारे पास कौन सा फैक्टर आता है, सबसे पहले आता है हमारे पास एटॉमिक साइज, ठीक है। एटॉमिक साइज, अब एटॉमिक साइज कैसे अफेक्ट करता है हमारे आयनाइजेशन एनर्जी को, देन रिमेंबर दैट एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब एटॉमिक साइज हम कैसे पता करेंगे, तो देखिए हमारे पास पीरियोडिक टेबल थी ना ये, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप में जैसे जैसे नीचे आते हैं साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। और पीरियड में जैसे हम यहाँ से इस साइड जाते हैं पीरियड में, तो हमारा साइज डिक्रीज होता है। फाइन, ये चीज़ याद रखनी है आपको, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है और इन अ पीरियड डिक्रीज होता है, क्या, एटॉमिक साइज, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, लिथियम पोटाशियम लेते हैं, चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम और पोटाशियम का। एक लिथियम है और एक पोटाशियम है, लिथियम 2,1, पोटाशियम 2,8,8,1, ठीक है। तो सबसे पहले एटॉमिक साइज के ऑर्डर में लगाओ। एटॉमिक साइज हम जानते हैं लिथियम और पोटाशियम एक ही ग्रुप में आते हैं, डाउन द ग्रुप ऊपर कौन आता है, लिथियम, और नीचे क्या आता है, पोटाशियम, है ना। तो बताओ किसका साइज छोटा होगा, जो ऊपर आता है, ऊपर कौन सा आता है, लिथियम आता है। तो साइज का ऑर्डर क्या बन गया, लिथियम इज स्मॉलर देन पोटाशियम, बिकॉज डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर, आयनाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी पोटाशियम से। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब सेकेंड हमारे पास फैक्टर आता है, चार्ज। सेकेंड फैक्टर हमारे पास आता है चार्ज, और चार्ज कैसे अफेक्ट करता है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी को, तो लिखिए आयनाइजेशन एनर्जी is directly proportional to positive charge, and inversely proportional to negative charge, ठीक है। तो मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं O एंड O पॉजिटिव, ठीक है। तो बताओ किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, किस पे ज़्यादा है, O पॉजिटिव पे, ठीक है। अब सपोज मेरे पास N-3 और N+3 है, किसकी ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी, जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो N+3 की होगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। चलते हैं अब हमारे थर्ड फैक्टर,
थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग आवर आयनाइजेशन एनर्जी इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर। और इसमें क्या होता है, देखो हमने अगर एक बार सपोज हमको गिवन है 3-4 एलिमेंट्स गिवन है और हमने उसको आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में अगर लगा दिया है डिपेंडिंग अपॉन आवर चार्ज एंड एटॉमिक साइज, हमने अच्छे से लगा दिया उसे, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि जो भी हमारे पास जिसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, स्टेबल यानी ऑक्टेट है, फुली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है, जिसकी भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने नेबरिंग जो एटम्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उनसे ज़्यादा होगी, ठीक है। सिर्फ अपने नेबर से ज़्यादा होगी और किसी से नहीं, सिर्फ नेबर से, ठीक है। तो लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा। व्हाट डज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेज दैट एलिमेंट्स having stable electronic configuration possess higher ionization energy compared to their neighboring एलिमेंट्स, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है दैट एलिमेंट्स हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन possess हायर आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर टू देयर नेबरिंग एलिमेंट्स। क्लियर है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटॉमिक साइज में देखो पहले क्या होगा, एटॉमिक साइज एक ही पीरियड के एलिमेंट है ना, एक ही पीरियड। अब पीरियड में साइज डिक्रीज होता है तो किसका साइज ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन का साइज ज़्यादा होना चाहिए ऑक्सीजन से, है ना। और अगर नाइट्रोजन का साइज ज़्यादा है ऑक्सीजन से तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी क्या बनेगी। अब देखो एक्सपेक्टेड क्या होगा हमारे पास, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होगी, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी दैट ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन से, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, नाइट्रोजन की क्या होती है 2 और क्या होगा हम कैसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p3 ऐसे ही लिखते हैं। और ऑक्सीजन की क्या होती है 1s2 2s2 2p4। अब सोडियम के लिए अगर मैं 2p3 की जगह ऐसे शो करूं 2p3, है ना, तो क्या होगा हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड है। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो क्या बनेगा ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नाइट्रोजन के केस में हमारे पास हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो हमारे पास नाइट्रोजन की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो मतलब उसकी अपने नेबर से ज़्यादा होगी, है ना। अब क्या होती है देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन की एक तरफ क्या आता है कार्बन और एक तरफ क्या आता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो मतलब नाइट्रोजन की जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है वो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों से ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब एक्चुअल हमारे पास क्या बना, एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, लिखो यहाँ पर एक्चुअल आयनाइजेशन एनर्जी, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या बनेगा that nitrogen has higher ionization energy when compared to oxygen। क्लियर है ये चीज, ठीक है। ये तो हो गए हमारे सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर आयनाइजेशन एनर्जी। अब एक चीज याद, अब सपोज हमारे पास एक लंबा ऑर्डर आ गया कि ज्यादा एलिमेंट्स गिवन है, उसमें हमारे पास तीनों तरह के स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्टेट भी है, फुली फिल्ड भी है और हाफ फिल्ड भी है, तो किसकी ज्यादा होगी। तो उसके लिए याद रखना हमेशा ऑक्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा ऑक्टेट की होगी, फिर फुली फिल्ड होगी हमारे पास, फिर फुली फिल्ड आएगी हमारे पास और फिर लास्ट में आएगी हाफ फिल्ड, ठीक है। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। 2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की होगी ज़्यादा, लेकिन ऑक्टेट की सबसे ज़्यादा, फिर फुली फिल्ड और फिर हाफ फिल्ड, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर है। तो ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास ग्रुप 18 की आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो हम जानते हैं ना ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का ऑक्टेट होता है,
ऑक्टेट होता है और इसी वजह से हमारे पास ग्रुप 18 की आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हाईएस्ट होती है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर रहा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और कौन से फैक्टर्स हमारे आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।